class 12. Today we will be dealing with the next part of our molecular genetics, that is about some basic concepts of the DNA replication, which we had studied in our previous class. So here we will be going into certain kind of factors which are the characteristic properties of the DNA replication process. First of all, we can say that the process of DNA replication is semi-conservative in nature. Let us first of all write it down and then we will be explaining it one by one. So first is the semi-conservative nature of the DNA replication. Number two, it is bidirectional. Number three is semi-discontinuous. And finally, the direction in which the DNA replication takes place is in the direction from 5' is to 3'. Okay? So now all these points will be deal with it differently by the help of this diagram. Suppose ये मैंने एक डीएनए ले लिया, पेरेंटल डीएनए. ऑब्वियसली पेरेंटल डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होगा, तो सपोज दिस आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पेरेंटल डीएनए. क्लियर? ये आपका 3' से 5' और ये हो जाएगा 3' से 5'. ठीक है? क्लियर? बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. दीज टू आर द पेरेंटल स्ट्रैंड्स. लेट अस सपोज ये दोनों कैसे स्ट्रैंड्स हैं? ये दोनों हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड्स है. अब हमें पता है कि इन पेरेंटल स्ट्रैंड्स के अंदर यहां पर जो भी आपके चीजें मतलब नाइट्रोजन बेसेस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा. तो ऑब्वियसली जहां पे आपका 3' है उसके ऑपोजिट 5' की जगह पे आपका आरएनए प्राइमर बैठेगा और एक स्ट्रैंड तो इसको देखते हुए बिल्कुल हुबहू इसके जैसे आपका कॉपी बना लेगा. मतलब दिस विल बी योर 5' एंड दिस विल बी योर 3'. तो दिस विल बी द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड जो इस पेरेंटल स्ट्रैंड को देखते हुए बना. सिमिलरली ओवर हियर वी विल बी गेटिंग मेनी स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए विच आर बीइंग सिंथेसाइज्ड और इन सब की अगर मैं बात करूं विल बी 5' टू 3'. अगेन इट विल बी अ 5' टू 3'. अगेन फ्रॉम द 5' टू 3' ऐसे करके ये होता जाएगा. अब देखिए सिर्फ ये डायग्राम से मतलब एक चीज और मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये दोनों जो स्ट्रैंड्स है दीज टू स्ट्रैंड्स आर द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स. ठीक है? तो ये हो गया आपका पेरेंटल स्ट्रैंड्स और ये दोनों जो बना ये हो गया आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स. ठीक है? अब चलिए इस डायग्राम से ही हम लोग इन चारों पॉइंट को डिस्कस देख लेते हैं. सेमी कंजर्वेटिव. कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना, प्रिजर्व करना. ठीक? तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है इसमें अच्छी तरह आप देखिएगा जो पार्ट ऑफ द पेरेंट डीएनए है उस डीएनए का एक पार्ट हमेशा कंजर्व हो रहा है. और जैसे आपका अगर मैं ये नॉर्मल डीएनए की बात करूं जो अभी नया आपका बना तो इस दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर एक जो पार्ट है वो तो पेरेंटल पार्ट है. सिमिलरली अगर मैं ये पूरा का पूरा डीएनए की बात करूं जो अभी नया बना है इन दोनों में से ये जो पोर्शन है ये जो स्ट्रैंड है ये भी आपका पेरेंटल डीएनए है. मतलब जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है 50% ऑफ द न्यू डीएनए विल बी इक्वल टू द पेरेंटल डीएनए. है कि नहीं? मतलब जब आपका कंजर्व हो रहा है तो ये आधा पोर्शन अपना कंजर्व कर ले रहा है जिसको देखते हुए जो दूसरा आधा आपका बन रहा है कॉम्प्लीमेंटरी होके बन रहा है. तो इस नेचर को हम लोग नाम देते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ दिस डीएनए रेप्लिकेशन. कोई दिक्कत? पहला समझ में आया? सेमी मतलब आधा. ठीक? और कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करके आपका दूसरा उसको देखते हुए उसका सेकेंड हाफ बनाना. क्लियर है? तो ऑब्वियसली अगर कोई भी हम लोग डीएनए देखेंगे
तो इसका मतलब ये है, ये जो दो स्ट्रैंड है इनमें से एक तो हो जाएगा न्यूली सिंथेसाइज्ड और एक हो जाएगा जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बाई डायरेक्शनल, ऑब्वियसली जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन बना, एक का तो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, दूसरे का डायरेक्शन हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल बी बाई डायरेक्शनल इन नेचर बोल सकता हूं। तो ये भी मेरा कंप्लीट। सेमी डिसकंटिन्यूअस, अगेन सेमी मतलब आधा। जो आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड हुआ, इनमें से एक तो आपका बिल्कुल विदाउट एनी डिसकंटिन्यूएशन, एक पूरा कंटिन्यूअसली इट इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड, जबकि दूसरा जो आपका स्ट्रैंड होगा वो टुकड़ों में होंगे। इस टुकड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक, कौन इन टुकड़ों को फिर ज्वाइन करता है? यस, इट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये जो आपके टुकड़ों में हो रहा है, मतलब क्या है? ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक, तो एक तो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज। ये जो नेचर है कि आधा आपका तो होगा बिल्कुल पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली सिंथेसाइजिंग डीएनए, दूसरा हो जाएगा सेम मतलब आपका डिसकंटिन्यूअस। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी को नाम देंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। एंड फाइनली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो भी डीएनए आपका नया बना पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को देखते हुए, वो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में बना? यहां पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहां पर भी जो हर एक टुकड़ा बन रहा है वो भी डीएनए जो आपका बन रहा है नया, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम द 5 प्राइम टू द 3 प्राइम। कोई दिक्कत? क्लियर है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला हो जाएगा इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक, why semi conservative? Because when the new DNA strand is synthesizing from the parental in a newly synthesized DNA, one part will be from the parent and the other will be the newly synthesizing strand of DNA, जो किससे बनेगा? किसको देखते हुए बनेगा? The parental DNA strand को देखते हुए बनेगा। तो this nature is called semi conservative। Clear? Bidirectional क्यों बोलूंगा? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो दोनों आपके स्ट्रैंड बन रहे हैं नया, वो एक दूसरे के ऑपोजिट बन रहे हैं, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बन रहे हैं। इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, एक तो आपका कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, जबकि दूसरा जो है वो आपका टुकड़ों में हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूएटिंग मेम्ब्रेन की तरह ये आपका हो रहा है। और लास्ट आपका हो जाएगा जो डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम द 5 प्राइम डायरेक्शन टू द 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें देखना है कि कैसे करके कौन सा साइंटिस्ट है जो कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को लेके अपना डिस्कशन या एक्सपेरिमेंट किए हैं। चलिए, सो नाउ लेट अस सी हु proposed the semi conservative nature of the DNA. Semi conservative property of the DNA replication was first suggested by Watson and Crick. Okay, so who suggested that during DNA replication, how will the replication process will go by? Now it will be happening by the semi-conservative nature, and this was proposed first of all by Watson and Crick. Okay, after that we will be dealing, like there were many scientists who began experimenting with this property to prove that yes, DNA replication is semi-conservative in nature. Okay, so one such very important experimental process जो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी है, जो हमें पढ़ना पड़ेगा और बोर्ड में भी काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन टू बी सेमी कंजर्वेटिव, एंड इट वाज डन बाय टू साइंटिस्ट्स जो हमें याद रखना पड़ेगा, मेसेल्सन एंड स्टेहेल. ठीक है, क्लियर? सो हु वर द टू साइंटिस्ट हु प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए? दैट इज अबाउट द मिसेल्सन एंड स्टेहेल. इन्होंने क्या किया था एक बार अच्छी तरह समझते हैं. इन्होंने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिए थे. ठीक, बहुत अच्छी तरह समझिएगा.
मिशेल्सन एंड स्टेहल ने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिए थे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट को लिए थे। क्लियर? और ये जो डीएनए उन्होंने लिए थे, ये डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस थे, वो नाइट्रोजन बेसेस के अंदर नाइट्रोजन को आइसोटोप लिया गया था, दैट वाज N14 आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? और एक बार सुनिए, सबसे पहले मिशेल्सन एंड स्टेहल ने एक टेस्ट ट्यूब लिए था और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट को लिए थे। ठीक? डीएनए एक्सट्रैक्ट जो है, ऑब्वियसली इट विल बी मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो वो नाइट्रोजन बेसिस के अंदर जो नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा, दैट वाज कितना? N14 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन उन्होंने इस्तेमाल किया था। मतलब क्या है? अगर मैं इन दोनों स्ट्रैंड की बात करूं, ये स्ट्रैंड के अंदर भी जितने भी नाइट्रोजन बेसिस होंगे सारे विल बी N14, और इस स्ट्रैंड के अंदर भी जितने भी नाइट्रोजन बेसिस होंगे ऑल विल बी N14 नेचर के। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब उन्होंने क्या किया था, यहां पर मीडियम डाला कंटेनिंग नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, और उन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के अंदर अब उन्होंने जो नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया था, दैट इज अ हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन विच इट टुक, एंड दैट वाज N15 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आया समझ? ठीक? उन्होंने N14 वाला तो डीएनए लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सराउंडिंग मीडियम है, उस मीडियम के अंदर उन्होंने क्या किया, सारे के सारे नाइट्रोजन कंपाउंड जो भी थे ऑल आपके एग्जिस्टेड विद द नाइट्रोजन, अ हायर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज बाय यूजिंग N15 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आया समझ? ठीक? अब उन्होंने छोड़ दिया इसको। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली डीएनए का नेचर क्या है? मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा वो। तो अब इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया इनको, और तब इसको नाम दिया ये जनरेशन 1। तो जनरेशन 1 के अंदर उन्होंने जो नजर किया वो अच्छी तरह देखिएगा, द सेम टेस्ट ट्यूब। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए ऑब्वियसली इट विल बी स्प्लिटेड अप इनटू 2 पोर्शन। ये जो पेरेंटल डीएनए है, ये डीएनए 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। ये इसके अंदर आपका क्या था, जो पेरेंटल डीएनए है उसके अंदर क्या था, N14 था। तो यहां पर ये भी हो जाएगा N14 और ये भी स्ट्रैंड हो जाएगा N14। क्लियर? अब इसको देखते हुए जो आपका नया स्ट्रैंड बनेगा, मतलब सपोज दिस इज द न्यू स्ट्रैंड विच इज फॉर्मिंग, जो इस पेरेंटल स्ट्रैंड को देखते हुए बना, और सपोज करिए ये आपका वो स्ट्रैंड है जो इस पेरेंटल स्ट्रैंड को देखते हुए बना। बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? ना इन दोनों के अंदर ही जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आपके डीएनए के स्ट्रैंड हुए, बिकॉज सराउंडिंग मीडियम के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जितने भी थे उनके अंदर N15 आइसोटोप था, तो ऑब्वियसली ये जो न्यू स्ट्रैंड आपका बना, इसके अंदर N15 आइसोटोप हो जाएगा। दोनों में ही N15 आइसोटोप हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 आपके डीएनए बन गए, एंड बोथ आर, एक तो आपका N14 रहेगा, दूसरा N15। यहां पर भी एक N14 हो जाएगा और दूसरा N15। मतलब दोनों की दोनों डीएनए जो हुआ वो हाइब्रिड डीएनए बन गए मेरे, बिकॉज एक स्ट्रैंड कंटेनिंग N14 आइसोटोप, दूसरा स्ट्रैंड कंटेनिंग N15 आइसोटोप। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूजेशन किया। ठीक? इस टेस्ट ट्यूब का वो सेंट्रीफ्यूगेशन किया। बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन? ना, सेंट्रीफ्यूजेशन इज अ प्रोसेस। सपोज करिए आप एक रस्सी लिए है या धागा लिए है, ठीक? धागे के एक कोने में आप एक पत्थर को लगाए हो। क्लियर? ठीक? और एक उस धागा का एंड है आपकी उंगली में। तो
तो अगर आप जब घुमाइएगा तो ऑब्वियसली वो इसके चारों तरफ ऐसे करके घूमेगा। क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सपोज करिए कभी भी अगर वो धागा टूट गया तो ऑब्वियसली वो जो पार्टिकल होगा जो इस धागे से बना हुआ था, जो घूम रहा था आपकी उंगली के चारों तरफ, वो अब निकल जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं अभी आपको एक सवाल करूं कि सपोज करिए मैं एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको गोल किया और उसको मैंने उस धागे के साथ बांध दिया, और मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया और मैं उस धागे के साथ बांध दिया। अगर वो धागा टूट जाए तो कौन ज्यादा दूर जाएगा? पत्थर ज्यादा दूर जाएगा या जो कागज के टुकड़े का बॉल मैंने बनाया था वो ज्यादा दूर जाएगा? ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा हो, जिसका वजन ज्यादा हो, वो ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर जाएगा, वो ज्यादा दूर जाएगा। वो यही हम लोग जानते हैं। ठीक है? यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि जब इन दोनों को, आप ये मत सोचिएगा कि टेस्ट ट्यूब को धागे के साथ बांध के और टेस्ट ट्यूब को घुमाया गया है। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है ये होता है एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, जहां पे इस टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है और फिर वो मशीन घूमता है और उसके अंदर जितने भी आपके चीजें हैं वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है? तो यहां पर क्या दिखेंगे? जब सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया गया था तब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ही बैंड जैसे दिखाई दिया, और इस बैंड के अंदर एक्चुअली क्या मिला? मैं यहां पर N14 और N15 के आपका सिंगल एक ही बैंड मिला, क्योंकि इस पूरे के पूरे अंदर और कोई भी आपका नया नेचर का नहीं है। समझ में आया? चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। मिशेल्सन एंड स्टैहल ने क्या प्रूव कर रहा था? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रूव कर रहा है। क्या लिया गया है? उसने एक डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया था और इस डीएनए एक्सट्रैक्ट के अंदर दोनों ही जो स्ट्रैंड थे वो दोनों ही स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस थे उसके अंदर नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप था? N14 आइसोटोप। क्लियर? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मीडियम दिया उस मीडियम के अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे, हैविंग द हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15 आइसोटोप उसने यूज किया। क्लियर? और उसको ऐसे ही इस डीएनए को उसके अंदर छोड़ दिया। क्लियर? तो अब ऑब्वियसली ये डीएनए, अच्छा और एक चीज, इस सराउंडिंग मीडियम के अंदर उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के जितने भी मशीनरी है, क्या क्या था डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? द एंजाइम्स, द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स और एसएसबी प्रोटीन। ठीक? तो ये सारा चीज यहां पर दिया है। क्लियर? जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स थे उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस थे उस नाइट्रोजन बेस के अंदर N15 के आइसोटोप था। तो ऑब्वियसली मशीनरी अगर मिल गया तो ये जो डीएनए आपका पीस है, ये डीएनए पीस अब आपका रेप्लिकेट करना चालू कर देगा। जनरेशन 1 के बाद जब ये डीएनए आपका 2 डीएनए में बनेगा तब उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में N15 था तो हर एक जो नया आपका डीएनए बना उसके एक स्ट्रैंड तो आपका वही पेरेंटल N14 ही रह गया, बट न्यूली सिंथेसाइज जो हो गया वो आपके N15 हो चुका था। तो दोनों स्ट्रैंड जो बने थे दोनों के स्ट्रैंड में ही आपके एक तो N14 आइसोटोप का था और दूसरा था आपका N15 आइसोटोप। क्लियर है? तो दोनों के दोनों ही आपके हाइब्रिड थे। अब उन्होंने क्या किया? इसी टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल के और सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्योंकि दोनों ही आपके एक ही नेचर के थे तो ऑब्वियसली एक ही आपका बैंड बना, और इस बैंड के अंदर जितने भी डीएनए थे वो सारे के आगे इकट्ठा हो गया आपका। ठीक? और सब के सब नेचर एक ही है, वन विल बी N14 एंड वन विल बी N15। तो एक ही आपका बैंड यहां पे ऑब्जर्व किया गया है। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब उन्होंने क्या किया? सेम चीज जनरेशन 2 में भी उन्होंने चालू किया। अब क्या नजर आएगा? सपोज करिए दिस इज द टेस्ट ट्यूब। अब 4 अलग अलग बनेंगे। अगर मैं इसको यहां पर दिखाता हूं तो सपोज करिए वन इज दिस, अदर स्ट्रैंड ये दोनों खुला, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड ये, दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये खुला, दूसरा स्ट्रैंड ये खुला, सारे खोल गए, 4 स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब यहां पे समझिए 1 2 3 4 सपोज। ठीक? अब यहां पर अगर मैं यहां पर की बात करूं
तो ये हो जाएगा N14, ये था मेरा N15, ये हो जाएगा N15 और ये हो जाएगा मेरा N14। कोई दिक्कत? क्लियर? अब क्योंकि मैंने मीडियम अभी तक चेंज नहीं किया, मीडियम में मेरा वही N15 ही पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको देखते हुए जो न्यूली आपका सिंथेसाइज्ड होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? N15 हो जाएगा। इसको देखते हुए जो न्यू सिंथेसाइज्ड होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? N15 ही होगा। सिमिलरली ओवर हियर, यहां पर जो होगा, यहां के आपके N15 ही दिखाई देगा, और इसके अंदर जो नया होगा, इसके अंदर भी यहां पर N15 हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे, हमें 2 तो मिल रहा है किस हिसाब से, जिसके अंदर N15 और N15 है, मतलब ये बन गया मेरा होमोजाइगस डीएनए, होमोलॉगस डीएनए भी बोल सकते हैं। और ये जो मेरे बने, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं हेटेरोलॉगस डीएनए, बिकॉज इनके अंदर एक स्ट्रैंड तो होगा N14 का और दूसरा स्ट्रैंड हो जाएगा N15 का। क्लियर? अब सेम चीज अगर मान लीजिए ये अगर सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया अगेन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर अब 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स मिलेंगे। नीचे कौन सा मिलेगा? जो भारी है वो नीचे चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो भारी है वो दूर जाएगा, तो यहां पे जो भारी है वो नीचे आएगा। तो ये जो स्ट्रैंड है, ये सिर्फ और सिर्फ N15 का बनेगा, और ये जो स्ट्रैंड है, ये N14 और N15 का बनेगा। ठीक? मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका बढ़ता जा रहा है, एक जो आपका स्ट्रैंड है वो हमेशा के हमेशा आपके हेटेरोजाइगस ही बनेगा, कंटेनिंग N14 एंड N15, बट जो बाकी के जितने भी स्ट्रैंड्स है वो सारे के सारे N15 वाले ही होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो पेरेंटल आ रहा है वो पेरेंटल भी N15 ही हो चुका था, N14 का कोई नामो निशान नहीं है इसके अंदर। ठीक? तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हमेशा ही एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड देखते हुए दूसरा उसका आपका कॉपी बनता चला जाएगा। क्लियर है? यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को ही आपके एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिशेल्सन एंड स्टैहेल ने बाय यूजिंग द N15 आइसोटोप। क्लियर? ठीक है? ऐसे ही आपके 2 साइंटिस्ट और थे जो इसके ऊपर काम किए थे। एक आप याद रखिएगा, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज टेलर। ठीक? ये साइंटिस्ट का नाम है टेलर ने, क्योंकि पहले ही आपका नाइट्रोजन 15 तो इस्तेमाल हो गया, तो ऑब्वियसली सेम चीज करके तो ये नहीं करेगा, ये कोई दूसरा आपका लेगा। इन्होंने लिया था H3 आपका आइसोटोप, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप इसने लिया था, और जो ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म विच इट टुक वाज विसिया फैबा। क्या लिया था? विसिया फैबा। एक्चुअली इसको हम लोग फैबा बीन्स के नाम भी देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द फैबा बीन्स। क्लियर है? ठीक? जैसे फली होता है, ठीक वैसे ही फली तो बिल्कुल आपके मतलब दोनों एंड ही आपके चिपका हुआ रहेगा, तो इसके अंदर थोड़ा सा जैसे नॉर्मल आपके बीन्स होते हैं, उस बीन्स को ही हम लोग फैबा बीन्स बोलते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को लेके और इसके अंदर से वही से इंप्रूव करके बाय यूजिंग H3 आइसोटोप, इन्होंने, किसने? टेलर ने आपका यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था टू आपका क्या चीज ना, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को रेप्लिकेशन दिखाने के लिए। नेक्स्ट तीसरा साइंटिस्ट था कैरॉन। कैरॉन ने क्या किया था? सेम उन्होंने वही H3 आइसोटोप लिया है, बट ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिया था ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इन्होंने, कैरॉन ने लिया था, और सेम एक्सपेरिमेंट किए थे टू प्रूव दैट यस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा उसके अंदर कैसे करके होता है, इट इज इन सेमी कंजर्वेटिव नेचर। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो यहां पर हम लोग सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन देखे थे, जिसके अंदर हम लोग 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं,
जो आपके बुक के अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज अबाउट द मिशेल्सन एंड स्टेहल्स, द यूजिंग in 15 isotope how they prove the semi conservative nature of the DNA replication. क्लियर है? उसके बाद छोटा सा आपका एक लाइन में दिया हुआ है, देखिएगा एनसीईआरटी के लाइन में अगर मैं जाऊं कि टेलर ने जो आपका किया था दैट वाज बाय यूजिंग द ऑर्गेनिज्म विसिया फैबा एंड कैरॉन बाय यूजिंग ई कोलाई. क्लियर है? तो यही आपका हो गया अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव नेचर. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज how protein is now synthesized by the RNA. मतलब क्या होगा? The process of translation. Clear? Till then, thank you.